तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 का आप लोग टॉप 30। ठीक है, टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपका फिजिक्स का होने वाला यही प्रश्न जो हमेशा बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग को ये क्लास रेगुलर कराया जा रहा है, तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी बिहार पॉलिटेक्निक 2023 में इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, जो प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं 2023 में, तो सभी के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग डेली का क्लास को जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपका डेली का क्लास 7 PM में होता है शाम में, तो आप लोग डेली को क्लास को करते रहेंगे। ठीक है, आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है, आप एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आप लोग मात्र आपसे 2 से 3 मंथ आपका समय मिलता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। परीक्षा से पहले जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सभी वीडियो को आप लोगों को देख कर जाना है। ठीक है, क्योंकि यही जितना भी सवाल बता रहे हैं यही सवाल हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसीलिए लेकर आते हैं टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सभी काम करवा रहे हैं, तो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो भी नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। जो भी टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं, बिल्कुल आपको समझाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है कि न्यूटन के, ठीक है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है। ठीक है, आप लोग न्यूटन के गति के आप लोग जानते हैं कितना नियम होता है। न्यूटन के गति के कितना नियम होता है बाबू, तो कितना नियम होता है, तो 3 नियम होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, 3 नियम होता है। ठीक है, 3 नियम होता है। पहला नियम क्या कहलाता है बाबू, बताइए। पहला नियम यह कहलाता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, ठीक है, विरामावस्था में है तो यह विरामावस्था में ही रहेगा। अगर वो गति कर रहा है वस्तु तो वो गति में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा, जब तक हम लोग उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये पहला नियम दर्शाता है। दूसरा नियम क्या दर्शाता है कि दूसरा नियम दर्शाता है F = A में दिखाता है। ठीक है, और तीसरा नियम क्या बोलता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना क्या होता है तीसरा नियम क्या बोलता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब पहला क्या होता है कि जब कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगा, अगर गति में है तो गति में रहेगा, जब तक उसमें हम लोग बाह्य बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बाह्य बल उपयोग नहीं करेंगे। तो क्या बोला कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व दर्शाता है। ठीक है, जड़त्व दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, जड़त्व को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो रॉकेट आप लोग आसमान में उड़ते हुए देखे होंगे, तो जो रॉकेट जो वर्क करता है वो कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कौन सा सिद्धांत पे वर्क करता है बाबू, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे करता है, या द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पे करता है, या रेखीय संवेग संरक्षण पे करता है, या कोणीय संवेग संरक्षण पे करता है। बताइए सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बताइए। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका जो अग्र दिशा होता है रॉकेट का, वो संवेग पथ जो निष्कासित गैस का संवेग होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, जो रॉकेट का जो आगे वाला भाग होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे। ठीक है, जो रॉकेट का जो आगे वाला भाग होता है, ठीक है, रॉकेट का जो आगे वाला भाग होता है बाबू, इसका जो क्या होता है, अगर जो दिशा होता है रॉकेट का वो संवेग, अग्र दिशा का जो संवेग होता है और पश्च दिशा के जो निष्कासित गैस का जो संवेग होता है, ये क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, बराबर होता है, इसलिए क्या क्या करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पे ये कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न को चलते, थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कितना डिग्री को हम लोग बोलते हैं, बताइए कितना को हम लोग परम शून्य ताप बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, या 0 केल्विन को बोलते हैं, या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को बोलते हैं, या 273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं। बताइए, या 273 डिग्री सेंटीग्रेड किसको बोलते हैं, परम शून्य ताप। बताइए बाबू, परम शून्य ताप किसको बोलते हैं, तो बताइए तो हम लोग किसको बोलते हैं, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, परम शून्य ताप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं, जो ऑप्शन आपका नहीं दिया गया। ठीक है, तो -273 डिग्री किसके मान के बराबर होता है, केल्विन में, तो जो ये जो है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो बराबर होता है किसने, तो 0 केल्विन के बराबर होता है बाबू। ठीक है, याद रखना 0 केल्विन के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप किसको बोलते हैं, 0 केल्विन को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल बाबू सही हो जाएगा, 0 केल्विन। ठीक है, ये ओके नहीं लिखा हुआ है, ये 0 है, ये केल्विन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला, देखिए आपको काफी शानदार प्रश्न न्यूमेरिकल पूछा गया कि एक लिफ्ट है। ठीक है, एक लिफ्ट का जो द्रव्यमान है वो 500 किलोग्राम है। ठीक है, कोई लिफ्ट है, उसका मास कितना बाबू, उसका मास जो है कितना है, वो 500 kg है। ठीक है, 500 kg है, और बोला गया कि लिफ्ट के दौरान केबल में तनाव क्या होगा। ठीक है, आप लोग से टिप पूछा गया यहाँ से, इसका तनाव क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जब यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इसका त्वरण मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, और इसका जी का वैल्यू देखिए आप लोगों को पता होगा, कांस्टेंट रहता है सभी जगह, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बताइए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो बताइए क्या होता है, बताइए बाबू क्या होता है। हम लोग यहाँ से जब केबल में तनाव होगा लिफ्ट में, तो उसका
टेंशन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, टेंशन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो मास इनटू क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन होगा। तो बताइए मास यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे मास 500 है और यहाँ बताइए जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा प्लस एक्सेलरेशन कितना 2 है। तो अब यहाँ से आप लोग बता सकते हैं 500 गुना कितना हो जाएगा 9 और 2 11.8 हो जाएगा। बताइए इसको आप लोग जब गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, नीचे 1 0 से 1 0 खत्म। जब 50 गुना 118 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 5900 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5900 न्यूटन इसका टेंशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से यही पूछा गया था कि इसका टेंशन निकालना है जब कोई 500 किलोग्राम का द्रव्यमान का कोई लिफ्ट है, जो एक केबल के तनाव उत्पन्न होता है जो 2 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रहा है लिफ्ट, तो इसका टेंशन कितना हो जाएगा, तो 5900 न्यूटन। ठीक है 5900 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। यही सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल आप लोग को एग्जाम में दिया जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी इसे न्यूमेरिकल के डर से छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग को छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होता है उसमें नो नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता। तो आप लोग के पास जो 90 प्रश्न है 90 प्रश्न में से 90 आउट ऑफ 90 करके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग को जितना भी बता रहे हैं सभी प्रश्न को कर लेते तो आप लोग सारे प्रश्न को हल करके आएंगे और अच्छा रैंक लाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चले। 5 नंबर प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न है कि एक पिंड का, ठीक है कोई एक पिंड है जिसका आवेश दिया गया है। ठीक है, आवेश दिया गया है कितना -80 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, मतलब आवेश कितना, आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू कितना है -80 माइक्रोकुलाम। ठीक है, माइक्रोकुलाम यहाँ पे दिया गया है। इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया कि अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, एन मालूम नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना था -19, कितना होता है -19 कुलाम होता है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -80 इंटू क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कितना होता है 10 पर पावर -6 होता है, 1 माइक्रो बराबर, और यहाँ पे कुलाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कितना होता है बाबू 1 माइक्रो, 1 माइक्रो बराबर कितना होता है 10 पर पावर -6 मीटर होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये याद रखना टर्म को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ में देखिए, इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए। क्यू इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू एन ही होता है। तो हम लोग यहाँ से एन निकालना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बट्टा ई हो जाएगा। अब बताइए क्यू का वैल्यू यहाँ से आप लोग को दिया गया, क्यू कितना है तो बताइए -80 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम हो जाएगा, और नीचे बताइए कितना आ जाएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम हो जाएगा। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए कुलाम से कुलाम कैंसिल आउट। अब बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, और 16 5 80। ठीक है, 5 बार में ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए 10 जब इसमें ये क्या है माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में, और ये कट जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा बाबू, क्योंकि ये देखिए 1 0 यहाँ पे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा तो 18, और ये नीचे आएगा तो कितना आएगा बाबू घट जाएगा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 5 पहले से है तो 5 गुना, बताइए 18 में से जब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 19 है और ये प्लस में, ठीक है बाबू यहाँ 19 है तो ये इससे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ये घट के। तो बताइए 19 में से जब 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 10 पर पावर 14 हो जाएगा। ठीक है, 10 पर पावर 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 5 गुना 10 पर पावर 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 5 गुना 10 पर पावर 14। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग फटाफट लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो में आप लोग एकदम लाइव सेशन में कमेंट करते रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण की आवृत्ति जो है 6 गुना 10 पर पावर 14 हर्ट्ज है। ठीक है, कोई एक प्रकाश की किरण है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया गया 6 गुना 10 पर पावर 14 हर्ट्ज, जबकि यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है। क्या है इसका, देखिए आप लोग यहाँ पे आवृत्ति दिया गया है। ठीक है, आवृत्ति यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आवृत्ति दिया गया कितना 6 गुना 10 पर पावर 14 हर्ट्ज, और मतलब लेमडा यहाँ से दिया गया आप लोग कितना 6 गुना 10 पर पावर 14 हर्ट्ज, और यहाँ से बोला गया अपवर्तनांक म्यू दिया गया कितना 1.5। ठीक है, तो यहाँ संचरण करते तब इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना अगर लेमडा दिया गया हो, ठीक है, अगर कोई आवृत्ति दिया गया हो और बोलता है कि किसी माध्यम में संचरण कर रहा है तो उसका आवृत्ति क्या हो जाए, तो याद रखना कि अगर कोई आवृत्ति प्रकाश की किरण की आवृत्ति है, अगर कोई दूसरा माध्यम में चेंज करता है तो उसका क्या होता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नो चेंज होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता बाबू। ठीक है, याद रखना क्या होता है, नो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रहे कि अगर किसी तरंग की जो आवृत्ति एक माध्यम से दूसरा माध्यम में अगर जाता है
तो वहां पे क्या होता है, उस जाने पर क्या होता है, अपवर्तित रहता है। तो यहाँ देखिए ये भी डैश, सॉरी यहाँ भी डैश दिया गया था, तो बताइए ये भी डैश जब चेंज नहीं होगा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 गुना 10⁴ हर्ट्ज ही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला कि जब संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब करेगा प्रकाश किरण, तो वहां पे क्या होता है, उसका आवृत्ति चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है, याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 गुना 10⁻14 हर्ट्ज ही। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या है कि एक 60 वाट के बल्ब में, ठीक है, कोई 60 वाट का बल्ब है, मतलब कितना है, 60 वाट का बल्ब है, यहाँ पे 60 वाट का बल्ब है जो 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। आई कितना है बताइए, आई इसका कितना बाबू, तो 0.5 एम्पियर। ठीक है, कितना है, तो 0.5 एम्पियर यहाँ पे है, बहती है। और 1 घंटे में इसके गुजरने वाले कुल आवेश क्या हो जाएगा, 1 घंटा, यहाँ पे टाइम भी दिया गया कितना है बाबू, 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे सेकंड में हम लोग कर लेंगे, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 गुना 60 कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 3600 सेकंड हो जाएगा। अब आप लोग को क्या निकालना है कि गुजरने वाला कुल आवेश, आवेश को क्या हो जाएगा, क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू निकालना है। तो जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है बाबू। तो आई का वैल्यू कितना है, 0.5 और टी का वैल्यू कितना है, 3600। अब बताइए इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बाबू। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक नीचे 0, एक से एक 0 खत्म। बताइए ये कितना हो जाएगा, 36 5 कितना हो जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा, 36 5 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और एक 0 पहले से, तो 1800। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800 कूलाम हो जाएगा। क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800 कूलाम हो जाएगा। तो आप लोग से यही पूछा था कि क्यू कितना हो जाएगा 1 घंटा में। ठीक है, तो 1800 कूलाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या है कि जब एक दंड चुंबक को उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी की ओर निर्देशित होता है। ठीक है, कोई एक चुंबक है, ठीक है, कोई एक दंड चुंबक है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को निर्देशित होता है, तो दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होता है, तब उदासीन बिंदु कहाँ पे होगा बताइए। जब जब उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण की ओर निर्देश होता है, और जो दक्षिणी ध्रुव है जो उत्तर की ओर निर्देश होता है। ठीक है, तब उदासीन बिंदु इसका कहाँ पे होगा, चुंबकीय अक्ष पे होगा, या तो चुंबकीय केंद्र पे होगा, या चुंबकीय अक्ष के लंबवत विभावक पे होगा, या उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पे होगा। बताइए 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो याद रखना कि जब कोई एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर विक्षेपित होता है और उसका शून्य विक्षेपित स्थिति होता है, तो क्या होता है, चुंबक अक्ष पे प्राप्त होता है। कहां पे होता है, तो चुंबक अक्ष पे होता है। तो ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर से। देखिए कोई एक यहाँ पे चुंबक है मान लीजिए, ठीक है, कोई एक चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये निर्देशित करता है कि जो नॉर्थ पोल है वो क्या, जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण की निर्देशित करता है। ठीक है, उत्तरी क्या करता है, दक्षिण को निर्देशित करता है, और दक्षिण क्या उत्तरी को निर्देशित करता है। तो बताइए इसका जो उदासीन बिंदु, तो उदासीन बिंदु ये होगा, तो ये कहाँ होगा, तो चुंबक के अक्ष पे होगा। ठीक है बाबू, चुंबक के अक्ष पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, चुंबक के अक्ष पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5 है। देखिए वायु के सापेक्ष हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, एयर का जो है वायु के सापेक्ष कितना, कांच का अपर्तनांक, ठीक है, कांच मतलब ग्लास का अपर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो कांच का सापेक्ष वायु का अपर्तनांक कितना हो जाएगा, तो देखिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए एयर से ग्लास, इसको 1.5 को इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1.5 का बाबू, तो 3.2 लिख सकते हैं। तो आप बताइए हम लोग जब क्या बोला कि जब इसके सापेक्ष कांच से वायु में, ठीक है, जब कांच से वायु में हम लोग निकालेंगे, जब कांच से वायु में हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कांच से वायु में, ठीक है, ग्लास से हम लोग जब एयर में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, इसका जो है एयर से ग्लास में जा रहा था उसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1/, हो जाएगा इसका। बताइए एयर से जो ग्लास में जा रहा है कितना है, 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 रखेंगे। तो बताइए अब इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा बाबू। ठीक है, 2/3 जब ग्लास से, ठीक है, ग्लास से जब एयर में जाएगा तो इसका अपर्तनांक कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3। देखिए ऑप्शन बताइए, ऑप्शन किसमें है, 2/3, 2/3, ऑप्शन नंबर बी 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न क्या है कि वायु में, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, और उसका अपर्तनांक कितना, 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी। ठीक है, पूछा है कि यहाँ से वायु का प्रकाश की चाल दिया गया है वायु में, और उसका अपर्तनांक भी दिया गया, तो आप लोग से पूछा गया प्रकाश की चाल, आप लोग से पूछा गया। ठीक है, तो प्रकाश की चाल निकालने के लिए क्या होता है, देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे, प्रकाश की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू बताइए, प्रकाश की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रकाश की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में अपर्तनांक। ठीक है, तो हम लिख देंगे वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, माध्यम में जो अपर्तनांक होगा
उसका हो जाएगा, ठीक है, अपर्तनांक। अब बताइए यहाँ पे, बताइए वायु में प्रकाश की चाल कितना है, तो वायु में प्रकाश की चाल दिया गया 3 × 10⁻8 है। और अपर्तनांक कितना बाबू, तो अपर्तनांक कितना 1.5 है, ठीक है, 1.5। बताइए 1.5 दूनी 3, ये देखिए कितना बार में कट रहा है, 2 बार में। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻8 और मीटर पर सेकंड। क्यों होगा, क्योंकि जो वायु का जो चाल होता है मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए 11 नंबर, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, तो त्वरण निकल तो क्या होता है, बताइए त्वरण को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ए से, तो एक्सीलरेशन निकल तो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, मतलब v/t, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं बाबू, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v/t, तो ही तो वाला वेग की परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो त्वरण हो जाएगा, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है कि किस रंग का, ठीक है, बोला गया कि किस रंग का जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कल का क्लास में भी हम आप लोग को ये वीडियो, परसों का क्लास में, सॉरी डियर, कल आप लोग का केमिस्ट्री का था, परसों की क्लास में बताए थे कि जो किस रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। किस रंग का होता है बताइए आप लोग। देखिए पहले एक प्रिज्म बनाएंगे, ठीक है, प्रिज्म देखिए कोई किरण जा रहा है यहाँ से, ठीक है, किरण जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 7 रंग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग 7 रंग में यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड होता है बाबू। क्या होता है, 7 रंग में होता है। क्या होता है, विविग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, विविग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर सबसे क्या होता है, रेड होता है, और नीचे क्या होता है, वायलेट होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है बाबू, वायलेट होता है, और ऊपर क्या होता है, रेड होता है। तो जो ऊपर में रहेगा इसका क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य, जिसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। और इसका क्या होता है, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन जो होता है इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसका प्रकीर्णन क्या होता है बाबू, इसका प्रकीर्णन जो होता है वो कम होता है, ठीक है, प्रकीर्णन इसका कम होता है लाल का। तो यहाँ से आप लोग से क्या पूछा कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, वायलेट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैगनी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको हमेशा, एक क्वेश्चन ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, ठीक है। इसी से रहेगा, आप लोग से प्रकीर्णन पूछ लिया जाए, तरंगदैर्घ्य पूछ लिया जाए, या विचलन कोण के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप लोग बिल्कुल इस प्रश्न को पढ़कर जाना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न क्या है कि +4D, ठीक है, मतलब +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। कोई एक जो लेंस है उसका जो क्षमता है वो +4 डायोप्टर है, ठीक है, तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आप लोग से पूछा गया, ठीक है। तो लेंस की क्षमता मतलब P = क्या होता है बाबू, 1/f होता है, ठीक है, 1/f होता है, तो F = क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। तो बताइए 1 दिया गया और P कितना है, 4 डायोप्टर, ठीक है, 4 डायोप्टर। बताइए 4 से जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा 1 में तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। बताइए 0.25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 4 डायोप्टर को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 यहाँ पे मीटर हो जाएगा बाबू, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, क्योंकि उत्तल लेंस है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 0.25 मीटर इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। मतलब F = हम लिख सकते हैं 0.25 प्लस में मीटर, ठीक है। तो देखिए आप लोग कहाँ पे ये ऑप्शन में दिख रहा है +0.25, तो ऑप्शन नंबर क्या हो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस में है तो आप लोग देख कर मारना है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस था, उत्तल लेंस था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलिए, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न क्या है कि अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव क्या होता है। कोई अवतल लेंस से बना हुआ कोई प्रतिबिंब है, ठीक है, उसका पूछ रहा है कि आवर्धन हमेशा क्या होता है। तो याद रखना है कि जब अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। हम लिख देते हैं कि अगर अवतल लेंस से बना हुआ, ठीक है, अवतल लेंस से कोई प्रतिबिंब बना हुआ रहेगा तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, 1 से कम होगा, ठीक है, 1 से कम होगा। याद रखना अगर वो उत्तल लेंस से होगा, ठीक है, उत्तल लेंस अगर कोई बना हुआ रहेगा तो क्या होगा, 1 से अधिक होगा, ठीक है। याद रखना ये सभी प्रश्न को, ठीक है, 1 से अधिक होगा। यदि वो क्या रहता है, अगर समतल है, समतल है तो क्या रहेगा, हमेशा उसका जो आवर्धन क्षमता होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है, 1 के बराबर होगा। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा बाबू, ठीक है। याद रखना है, देखिए अवतल के लिए पूछा गया था तो 1 से कम हो जाएगा। अगर आप लोग से पूछा जाता उत्तल के लिए तो उत्तल 1 से अधिक होता है, अगर समतल के लिए रहता तो 1 के बराबर होता। तो क्वेश्चन पूछा गया था अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब, तो क्या हो जाएगा, 1 से कम, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न क्या है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन पूछा गया कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल इक्वल टू क्या होता है, बताइए बल इक्वल टू क्या होता है, बताइए दूसरा नियम यही बताता है न्यूटन का, ठीक है। द्रव्यमान गुना क्या होता है, बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुना क्या होता है बाबू, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F = एम ए भी बोलते हैं, ठीक है, F = ma। तो बताइए मास का क्या होता है ऐसा यूनिट, तो मास का होता है केजी,
केजी होता है मास का, और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है बाबू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम हिंदी में, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग नहीं लिखेंगे तो -2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि -2 लिखेंगे तो बटा में आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा ऐसे भी, तो क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम, सॉरी डियर ये नहीं होगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, 16 नंबर, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, ठीक है, किसी वस्तु का जो जड़त्व निर्भर करता है वो किस पे निर्भर करता है बताइए। कोई एक वस्तु है जिसका जड़त्व किस पे निर्भर करता है, वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, या वस्तु के द्रव्यमान पे करता है, या गुरुत्वीय त्वरण पे करता है, या वस्तु के आकार पे करता है, किस पे करता है बाबू बताइए। किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो निर्भर किस पे करता है, तो जो किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, याद रखना बाबू, वो किस पे निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पे ही जड़त्व निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पे, ठीक है, रट लेना आप लोग को ये सभी क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू, यदि गति, ठीक है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी, उसका गति का क्या हो जाएगा साल बताइए। यहाँ पे देखिए आप लोगों को सीधा लगाना है, यहाँ पे दिया गया है मास, मास कितना है 1 केजी, ठीक है, 1 केजी दिया गया, और यहाँ पे एफ भी दिया गया कितना 1 न्यूटन, 1 न्यूटन दिया गया। तो बताइए एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एफ इक्वल टू एम हो जाएगा। तो एफ कितना हो जाएगा 1 है, और एम कितना 1 है, तो 1/1 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 1। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बताइए अब इसमें से कौन सा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बराबर से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि जी का अर्थ होता है, जी का क्या अर्थ होता है बाबू, आप लोग बताना है आप लोग को कि जी का जो अर्थ होता है, जी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जी का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जी का जो महत्व होता है, जी क्या होता है बताइए। तो जी क्या होता है बाबू, तो जी जो होता है वो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु का यहाँ पे क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु का त्वरण दर्शाता है जी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या है कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/181 है, ठीक है। यदि चंद्रमा का पृथ्वी का द्रव्यमान बल F हो तो पृथ्वी का चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो क्या होता है बाबू, फार्मूला डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, एफ डैश इक्वल टू मान लेते हैं इसका, तो क्या होता है कैपिटल जी और कैपिटल एम और स्मॉल एम बटा क्या होता है, बटा आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे वही बोला है कि पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब मास जो है वो 1/181 हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, एफ डैश बोलते हैं। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और यहाँ पे चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 181, मतलब पृथ्वी चंद्रमा जो है पृथ्वी की अपेक्षा में चंद्रमा का 181 1/181 इसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पे एम इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते थे, तो m/81 लिखेंगे, ठीक है, m/81, और ये क्या है स्मॉल एम रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से एफ डैश इक्वल टू निकल जाएगा। देखिए इतना तो कॉमन है, ये सभी में इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो जितना पृथ्वी का, ठीक है, यहाँ जितना पृथ्वी का है उसका 81, ठीक है, उसका 81 हो जाएगा, ठीक है, f/81। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या बोला कि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है, यदि क्यों नहीं होते बताइए। किसी वस्तु का जो प्रतिरोधकता होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है बाबू, ठीक है, ओम मीटर याद रखना, ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि प्रतिरोधकता का, ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है ओम मीटर होता है, याद रखना। तो बताइए जब किसी वस्तु का प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होता, कब नहीं होता, जब पदार्थ बदल जाता है तब, या ताप बदल जाता है तब, या प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है तब होता है, या दोनों पदार्थ तथा ताप बदल जाते हैं तब होता है। बताइए कब होता है, जब किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होता है।
कब नहीं होता है? तो आकार बदलने से प्रतिरोधकता नहीं बदलता है, ठीक है, याद रखना। यह क्या है? यह पदार्थ का गुण है जो ताप निश्चित होने पर निश्चित रहता है, ठीक है। तो क्या होता है? पदार्थ का जो अगर आकार बदलेगा, ठीक ठीक है बाबू, आकार बदलने से क्या होता है? प्रतिरोधकता नहीं बदलता है। तो 20 का क्या हो जाएगा सही जवाब? तो प्रतिरोधकता, अगर प्रतिरोधक का आकार बढ़ जाएगा तो इसका जो प्रतिरोधकता है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी पिंड, ठीक है, किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दें, ठीक है, किसी अगर कोई पिंड है उसका मास क्या करना है? हम लोग को मास को दुगुना कर देना है, ठीक है, क्या बाबू? तो मास को हम लोग क्या करेंगे? दुगुना कर देंगे, मतलब 2m कर देंगे, और उसका वेग हम लोग क्या करेंगे? आधा कर देंगे, मतलब उसका v जो है वो क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, मतलब v/2 कर देंगे। तो आपने से पूछा कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बताइए, 1/2 mv² होता है बाबू। तो बताइए, आप बताइए, हाफ मास की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 2m रखेंगे, और यहाँ पे v की जगह क्या रखेंगे? जब आधा करेंगे तो v/2 के स्क्वायर रखेंगे। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू? तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, फटाफट आप लोग बताइए, यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m, यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ से v²/4 हो जाएगा, तो mv²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू mv²/2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बताइए, एक 2 तो बाहर जाएगा, तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतना क्या था? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बाय 2 हो जाएगा बाबू। तो बताइए, काइनेटिक एनर्जी जो पहले का था वो कितना हो गया? उसका क्या हो गया? तो उसका आधा हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया? तो उसका क्या हो जाएगा बाबू? तो आधा हो जाएगा। देखिए हाफ हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब कोई पिंड का द्रव्यमान को हम लोग दुगुना करेंगे और वेग को आधा करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, ठीक है, आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा आधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत सेल स्रोत है। बताइए, विद्युत सेल स्रोत कैसा स्रोत है? बताइए, विद्युत सेल स्रोत है वो क्या है? विद्युत धारा का स्रोत है, या विद्युत आवेश का है, या इलेक्ट्रॉन का है, या विद्युत ऊर्जा का है? 22 का सही आंसर क्या है बाबू? तो विद्युत सेल क्या है? तो विद्युत धारा का स्रोत है, ठीक है, क्योंकि इसे विद्युत धारा हम लोग को जनरेट होता है, तो विद्युत धारा के स्रोत है विद्युत सेल, ठीक है, क्योंकि विद्युत सेल से हम लोग क्या मिलता है? करंट मिलता है, ठीक है, करंट मिलता है, तो ये विद्युत धारा का स्रोत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि फ्यूज तार का गलनांक है। फ्यूज तार का क्या गलनांक होता है? जो आप लोग को घरों में जो फ्यूज तार जो उपयोग करते हैं आप लोग फ्यूज में, वो उसमें जो उसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, ठीक है, उसका गलनांक क्या होता है, ठीक है, क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है बाबू? क्या जगह 23 का उसका गलनांक क्या होता है? उसका गलनांक काफी कम होता है, मतलब निम्न होता है। क्यों इसका निम्न रखते हैं गलनांक? क्योंकि अगर आप लोग घर में ज्यादा कुछ वोल्टेज यहाँ पे क्या होता है? ओवरलोड होता है, तो क्या करता है? फ्यूज आपका वहाँ पे गलनांक कम होता है, इसलिए क्या होता है? तुरंत गल जाता है, जिसके कारण आपके घरों में क्षति होने से आप लोग को बच जाता है, ठीक है। इसलिए फ्यूज तार का जो गलनांक क्या होता है? उसका गलनांक निम्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि एक विद्युत बल्ब, ठीक है, एक विद्युत बल्ब, ठीक है, क्या है? एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट और 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा क्या हो जाएगी? ठीक है, कोई विद्युत बल्ब है, वो विद्युत बल्ब क्या है? 12 वोल्ट है उसका, ठीक है, मतलब भी दिया गया कितना है? 12 वोल्ट है, और उसके कितना? 60 वाट अंकित है, ठीक है, क्या है बाबू? 60 वाट अंकित है, मतलब पावर यहाँ पे दिया गया कितना? 60 वाट, ठीक है, 60 वाट। और आप लोग से पूछा गया इसमें से धारा क्या होगी, मतलब आई आप लोग से पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं क्या होता है। यहाँ से हम लोग चलेंगे, क्या प्रश्न चलेंगे? P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है, और P का वैल्यू 60 दिया गया और V दिया गया 12। यहाँ से I हम लोग को निकल जाएगा, देखिए 60/12 हो जाएगा, इधर इक्वल टू I हो जाएगा, तो 12×5 = 60। I इक्वल टू हम लोग कितना निकल के आया? 5 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 5 एम्पियर। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका जितना भी क्लास करवा रहे हैं आप लोग डेली लाइव ज्वाइन कीजिए 7 PM में, और जितना भी करवा रहे हैं सभी प्रश्न को आप लोग बारीकी से देखें, क्योंकि यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा था, ठीक है। सभी प्रश्न हम आप लोग को कराएंगे, जितना भी आप लोग यहाँ पे थ्योरी का, ठीक है, थ्योरी का जितना भी है प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पे सॉर्ट आउट करवा रहे हैं, ठीक है। तो सभी को देखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों होता है, ठीक है, तो आप लोग दोनों पे फोकस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है? जो रेखीय प्रसार होता है उसका गुणांक का जो मात्रक क्या होता है? तो रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है बाबू? तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। रेखीय प्रसार का गुणांक क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है
कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है। बताइए इसमें से कौन सा जो घटना है जो इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित होता है, ठीक है, इसके बिना इंद्रधनुष नहीं बन सकता, ठीक है, यही बोला है कि परिघटनाएं सम्मिलित है। बताइए कौन है जो इंद्रधनुष के बनने में जो परिघटनाएं सम्मिलित है। ऑप्शन में दिया गया पहला ऑप्शन परिवर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण, या अपवर्तन विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या अपवर्तन विक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन, या विक्षेपण प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बताइए कौन सा इसमें जो परिघटनाएं हैं जो इंद्रधनुष बनने में सम्मिलित होता है। तो क्या हो जाएगा 26 का बाबू, तो क्या हो जाएगा 26 का, आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या होता है, तो इसमें जो इंद्रधनुष में क्या होता है, इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल के शुष्क कणों द्वारा प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है, विक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। याद रखना कि इंद्रधनुष कहाँ बनता है, इंद्रधनुष कहाँ बनता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है, सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, याद रखना सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। और किस किस की जरूरत होता है, तो यहाँ पे उसका जो जरूरत होता है अपवर्तन का, विक्षेपण का और आंतरिक परिवर्तन का, ठीक है, आंतरिक परिवर्तन मतलब ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अपवर्तन विक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन सम्मिलित होता है कि इसको हेल्प करता है किसको, इंद्रधनुष को बनाने में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण है, ठीक है, कोई एक अवतल दर्पण है जिसका वक्ता त्रिज्या क्या है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण आप लोग को बना देना, अवतल दर्पण है जिसका क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण यही होता है, इसका जो वक्ता त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगी, मतलब वक्ता त्रिज्या आपका दिया गया यहाँ पे जिसको हम लोग आर मान लेते हैं, तो आर कितना 15 सेंटीमीटर है, तो आप लोग इसके फोकस दूरी पूछा है, ठीक है, आप लोग इसका फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, वक्ता त्रिज्या बाई 2, तो वक्ता त्रिज्या कितना है 15 है, 15 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 7.5, और 7.5 देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस दो होगा, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 7.5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है, और अगर यहाँ उत्तल रहता तो प्लस 7.5 होता था, अवतल है तो माइनस 7.5, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न क्या है कि 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना के बराबर होता है बाबू, तो 10 पावर माइनस 10 मीटर। याद रखना डायरेक्टली आप लोग ये पढ़े होंगे, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोग को पढ़ने को मिलता है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, ये सब पढ़ने को मिलता है। डायरेक्टली आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है, 10 पावर माइनस 6 किसका होता है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 2 कितना किसका हो जाएगा बाबू, आप लोग को ये बताना है, ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, सभी लोग इसका हल करेंगे, ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 10 मीटर का। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, किसी गोलीय, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसके वक्ता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। बताइए अभी बताएं, क्वेश्चन इसी प्रकार का था कि उसका वक्ता त्रिज्या दिया गया, आपको फोकस निकालना था, तो यहाँ पे बोला गया किसी गोलीय दर्पण है उसका फोकस दूरी, उसका जो फोकस दूरी है उसका वक्ता त्रिज्या उसमें क्या संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है बाबू, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है, तो जो फोकस दूरी होता है वक्ता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है, वक्ता त्रिज्या का आधा होता है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है r/2 हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या जाएगा r/2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही संबंध हो जाएगा। अगर आप उससे पूछे कि वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या हो जाएगा संबंध, तो यहाँ से याद रखना क्या हो जाएगा वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू 2f हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सौर सेल, ठीक है, सौर सेल मतलब आप लोग जो देखे होंगे जो सौर सेल होता है उसमें सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सौर ऊर्जा बहुत सारा पहले उपयोग किया जाता था आप लोगों के घरों में, जो कि आप लोग बैटरी को चार्ज करने के लिए, करंट जनरेट करने के लिए धूप से, ठीक है, तो जो सौर ऊर्जा होता है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा आप लोग देखते थे वो क्या करता है, जो करंट आता है उसको किस चीज में रूपांतरित करता है, किस चीज में रूपांतरित करता है बाबू बताइए, वो किस चीज में रूपांतरित करता है, किस चीज में सौर सेल रूपांतरित करता है, तो इसको किस चीज में करता है बताइए, सौर ऊर्जा होता है। देखिए यहाँ से क्या हुआ सनलाइट लिया, ठीक है, सनलाइट के थ्रू ये क्या हुआ, रेडिएशन के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बैटरी को चार्ज किया, ठीक है, उसको चार्ज करने ये यहाँ से क्या किया सौर ऊर्जा लिया, ये क्या किया सौर ऊर्जा से क्या किया ऊर्जा को लिया और ये किसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया बाबू, तो ये विद्युत ऊर्जा में कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये करंट में कर दिया यहाँ पे, तो विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। तो यही बोला कि सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में कर देता है, तो विद्युत
विद्युत ऊर्जा में कर देता है। ठीक है, तो 30 का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 30 का क्या हो जाएगा बाबू? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डायनेमो पूछता है कि डायनेमो जो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो बताइए डायनेमो क्या करता है, क्या करता है बाबू? डायनेमो क्या करता है? डायनेमो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो बताइए किस ऊर्जा में करता है? तो मैकेनिकल से क्या करता है, क्या करता है बाबू? मैकेनिकल से क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। ठीक है उसको, लेकिन ये क्या बोला, सौर ऊर्जा क्या करता है कि सोलर एनर्जी के विद्युत एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास में आपका जो 30 प्रश्न करवाए थे वो काफी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे फिजिक्स का। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल बारीकी से देख ले होंगे सभी विद्यार्थी। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग फिर से एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग बाबा वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो आप लोग सभी दोस्तों के पास आप लोग को शेयर कर देना, और चैनल पे अभी तक आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका डेली का क्लास आप लोग को यहीं पे मिलता रहेगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही आपका लाइव क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है बाबू, तो सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आप लोग गूगल पे सर्च करना होगा बाबू। ठीक है, गूगल पे जस्टवेल एजुकेशन सर्च कीजिएगा, पॉलिटेक्निक का एक सेक्शन मिलेगा, आपको ओपन कीजिएगा तो उस पर जाइएगा, एंट्रेंस एग्जाम वहां पे बना हुआ सेक्शन, वहां से जाके इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप लोग जाइए फटाक से डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी अपडेट होता है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और सेमेस्टर रिलेटेड सभी चीज आपको वहां पे दी जाती है, तो आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो में आज मजा आएगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, और डेली का क्लास डेली ज्वाइन करना, और इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो चलिए मिलेंगे इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।